हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आवर इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ओजोन लेयर क्या होता है, सबसे पहले आज हम आपको वो बताएंगे। ओजोन लेयर बहुत सारा बीमारी से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये सब क्या होता है सब आगे आप पढ़ेंगे। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे मैनेजिंग द गार्बेज प्रोड्यूस। जो हम लोग कचरा प्रोड्यूस करते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में। उसके बाद आज हम लोग समझेंगे यूज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन ट्रेन। ट्रेन में जो अब चाय दिया जाता है जिस ग्लास में, वो ग्लास अब सड़ जाता है। उसको अगर आप खिड़की से फेंक दोगे तो अपने आप सड़ के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहले जो दिया जाता था वो दिया जाता था प्लास्टिक के कप में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। कुल्हड़ में भी दिया जाता फिर भी समस्या है। इसके ऊपर एक स्टोरी आता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। हेडिंग डालो कॉपी में, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या ह्यूमन का इम्पैक्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट पर, ये पढ़ेंगे आज हम लोग। ह्यूमन क्या है, एक नेचर का छोटा सा पार्ट है। ह्यूमन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ह्यूमन। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इस नेचर में कुछ भी परिवर्तन होगा तो इससे क्या होगा, ह्यूमन अफेक्ट होगा। क्लियर है, तो एनी चेंज अफेक्ट्स ह्यूमन। क्लियर है, नेचर में कोई भी चेंज होगा, एनी चेंज अफेक्ट्स ह्यूमन। कोई भी नेचर में अगर परिवर्तन होगा तो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, ऑफ कोर्स ह्यूमन अफेक्ट होगा। टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर भी क्या होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग भी नेचर में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। हम लोग का जो एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को बदल रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ह्यूमन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। कैसे, वेस्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है और सारा वेस्ट जमा होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है। ओजोन डिप्लीशन जो आपको मेनली पढ़ना है, ये दो टॉपिक मेनली आपको आज पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और पॉल्यूशन ये सब तो जानते ही होंगे, पॉल्यूशन आदमी फैला रहा है। क्लियर, समझ गया ना। चलो अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। हेडिंग डालो कॉपी में, ओजोन डिप्लीशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, ध्यान से समझना, उड़ ना जाए टॉपिक। ओजोन डिप्लीशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओजोन होता क्या है। तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है बोलो, O होता है एटम, ऑक्सीजन एटम। क्लियर है, O2 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या होता है बोलो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। और O3 क्या होता है बोलो, ओजोन। क्या होता है बोलो, ओजोन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो O3 क्या है बोलो, ओजोन है। ओजोन जो होता है ये डेडली पॉइजन होता है। क्लियर है, डेडली पॉइजन।
क्लियर, समझ गया ना? सॉरी, ठीक है। ओजोन क्या है बोलो? ओजोन है डेडली पॉइजन, मतलब ये जहरीला गैस होता है। क्या करता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्लियर है? आपको ये चीज़ पता होगा, सन से जो रे आता है उसमें बहुत सारा लाइट होता है। क्लियर? बहुत सारा चीज़ से मिल के बना होता है। साफ साफ शब्दों में आपको अगर बताए तो सन का जो रे आता है उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। उसमें से एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं यूवी रे। सन से चीज़ मतलब रे आता है, बहुत सारा रे आता है, बहुत सारा तरह का लाइट के अंदर चीज़ होता है जो आता है। उसका एक चीज़ होता है यूवी रे, मतलब सन से एक रे आता है उसका नाम है यूवी रे, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। तो ये यूवी रे है ना, वो क्या करता है, ये जो O2 नेचर में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बोलो? O2 प्रेजेंट है। एक एक बात ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? जो नेचर में O2 प्रेजेंट है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उसके ऊपर जब भी यूवी रे गिरता है, यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट रे जब गिरता है किसके ऊपर? O2 के ऊपर, तो इसको O+O में तोड़ देता है। मतलब क्या चीज़ में तोड़ देता है बोलो? ऑक्सीजन एटम में तोड़ देता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ऑक्सीजन जो नेचर में प्रेजेंट है इसके ऊपर जब यूवी रे गिरा तो क्या चीज़ में टूट गया बोलो? O+O में टूट गया। क्लियर है? और नेचर के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन तो है ही। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके आपस में ओजोन बना देता है। क्या बना देता है बोलो? ओजोन बना देता है। क्लियर है? क्या बना देता है? ओजोन बना देता है। और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है? हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर पाया जाता है। क्लियर है? ये ओजोन कहाँ पाया जाता है? हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले लेवल में पाया जाता है। अर्थ के ऊपर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीसोस्फेयर, ये सब आपको पता होगा। नीचे का आ रहा है सब फ्रेम में आ रहा है, इससे नीचे का नहीं आएगा। लिखो इसको जल्दी, फिर बताते हैं। जैसे मान लो एक गोला सा अर्थ है, ठीक है? अर्थ हम पूरा गोला नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। क्लियर है? अर्थ के ऊपर बहुत सारा लेयर प्रेजेंट होता है, समझ गया? मतलब लेयर में क्या है बोलो? बहुत सारा चीज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? मतलब अर्थ हमारा गोला सा है, समझ गया? गोला अर्थ है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, एक ऊपर गैस का लेयर, इसके ऊपर गैस का लेयर, और ये लेयर प्रेजेंट होता है। क्या क्या गैस होता है, कहाँ कहाँ गैस नहीं होता, बहुत जगह पर नहीं भी होता है, ये सब अभी तक आप पढ़ ही चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं, ठीक है? चलो हाँ, अब हम समझते हैं। तो अर्थ के सबसे ऊपर क्या होता है? कौन सा लेयर बोलो? सबसे ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? कौन सा लेयर बोलो? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? मतलब ये जो अर्थ है इससे 0 किलोमीटर, मतलब जमीन से लेकर 10 किलोमीटर तक क्या होता है बोलो? ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? ये मान लो 0 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर तक मान लो कौन सा? ट्रोपोस्फेयर का लेयर। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर होता है, 10 किलोमीटर के ऊपर के रेंज में होता है, और यहीं पे ओजोन लेयर पाया जाता है। क्लियर है? तो ये होता है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। किसके बीच में बोलो? 10 किलोमीटर से लमसम 50 किलोमीटर तक। कौन सा लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर होता है मीसोस्फेयर। लिखते जाओ साथ में, मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर होता है 50, तो नीचे लिखा ही है, 70-80 के लमसम होता है।
कौन सा लेयर बोलो? मेसोस्फीयर। क्लियर है? कहीं पे 70 लिखा मिलेगा, कहीं पे 80। क्लियर है? ये बात हम पहले ही बता दिए हैं। नहीं तो एक ही लिख लो, कुछ 80 ही लिख लो। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे नीचे कौन सा लेयर? ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। क्लियर है? रेंज याद रखना कितना किलोमीटर पे क्या होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो, अब ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर कुछ इस जगह पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कुछ इस जगह पे पाया जाता है। ओजोन बनता कैसे है ये तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, ओजोन कैसे बनता है बता दिए। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है नेचर में, उस ऑक्सीजन पे जब यूवी लाइट गिरता है ओ में टूट जाता है, फिर ये O2 के साथ मिलके O3 बनाता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ओजोन होल क्या होता है सब बताया जाएगा। शांति बरकरार रखिए। तो ये कौन सा लेयर है बोलो? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर मतलब समझते हो? जहाँ पे ओजोन पाया जाता है, मतलब ओजोन जो है O3 वो नेचर में प्रेजेंट है एकदम ऐसे क्लाउड फॉर्म में। समझ गए? वही है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का आप हाइट याद रख सकते हो, कितना से कितना किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये लमसम पाया जाता है 15 से 30 किलोमीटर। क्लियर है? कितना? 15 से 30 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 20 से 30 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं पे 25 से 30 किलोमीटर भी, लेकिन और कहीं कहीं पे 15 से 30 भी। तो हम 15 से 30 लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जगह पर ये भी मिल जाएगा आपको। तो ये जो ओजोन का लेयर है कहाँ पर होता है ये तो पता लग गया, 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ से। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ओजोन लेयर कैसे खत्म हो रहा है ये सब आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। ओजोन लेयर का काम क्या है सब बताया जाएगा आराम आराम से। ठीक है, चलो इसको पहले नोट डाउन करो। ठीक है, ओजोन लेयर का डेफिनेशन लिख लो। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर के बारे में। लिख लो डेफिनेशन। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर in which most of the ozone is concentrated। क्लियर है? द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच मोस्ट ऑफ द ओजोन इज कंसंट्रेटेड, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। क्लियर है? समझ गए? चलो अब समझते हैं हम लोग ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या क्या होता है। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ये क्या करता है वो समझो। ये मान लो सन है, ये क्या है बोलो? सन है। सन से बहुत सारा लाइट आता है, बहुत सारा रे आता है, ये तो अभी हम आपको बताए ही है। तो यहाँ से एक रे और भी आता है जिसका नाम है, बहुत सारा रे आता है जिसको हम बोलते हैं यूवी रेज। कौन सा रेज बोलो? यूवी रेज। अब ये जो यूवी रेज होता है हम लोगों को स्किन के ऊपर अगर गिर जाएगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, आंख पर गिर जाएगा आंख खराब हो जाएगा, कटरैक्ट हो जाएगा। कटरैक्ट एक बीमारी है जो कि आप ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तरह तरह का बीमारी हो जाएगा। अब इससे होगा क्या बोलो? अगर ये लाइट गिर जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। तो ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कैसे बनता है वो हम आपको बता दिए। ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है? इस यूवी रे को अर्थ पे पहुंचने ही नहीं देता है। ये जो अर्थ है हमारा गोला सा, इस गोला सा अर्थ के ऊपर यूवी रे को पहुंचने ही नहीं देता है ओजोन लेयर। क्लियर है? अगर ओजोन लेयर नहीं रोकेगा तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर होगा बहुत अमाउंट में। क्लियर है? तो ये क्या करता है? इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। इट शील्ड, शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट। इट प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर है?
हम लिख दिए थे पहले यूवी रे का मतलब। यूवी रे का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे। क्लियर है? तो इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। क्लियर है? यूवी रेडिएशन क्या होता है? हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ऊपर लिखते हैं, नोट कर लिए? चलो, यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं यूवी रेडिएशन से होता क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या होता है। अगर ये यूवी रेडिएशन स्किन पे गिर गया तो क्या हो जाएगा बोलो? स्किन कैंसर हो जाएगा। हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। स्किन पे गिरेगा तो क्या होगा बोलो? स्किन कैंसर। कटरैक्ट हो जाएगा। कटरैक्ट क्या होता है ये आपको पढ़ाया जाएगा किस चैप्टर में बोलो? ह्यूमन आई। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आँख में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वहाँ पर आपको बताएंगे। क्या चीज़ के बारे में? कटरैक्ट के बारे में। क्लियर है? समझ गया? और ऐसा नहीं है कि ये यूवी रेडिएशन सिर्फ एनिमल को ही अफेक्ट करता है, समझ गया? सिर्फ आदमी को ही अफेक्ट करता है, प्लांट को भी नहीं छोड़ता। प्लांट का पैदावार बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा प्लांट का पैदावार गिर जाता है। ग्लोबल रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है बोलो? इट डिस्टर्ब्स ग्लोबल रेनफॉल। और ये भी लिख लो, क्या लिखोगे? प्लांट यील्ड, फसल का पैदावार डिक्रीजेज। समझ गए? क्लियर है? अब हम देख लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अभी के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो ओजोन लेयर है ये ना बहुत ज़्यादा गायब हो गया। मतलब ये वाला लेयर पतला हो गया। देखो एक्चुअली ये लेयर धीरे धीरे करके अब हील हो जाएगा। ये थोड़ा दिन पहले ही देखा गया था कि इसमें होल हुआ। क्या क्या हुआ था सब एक एक करके बताएंगे। क्लियर है? तो समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख लिख के समझते हैं, सबसे बेहतर। सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है कहानी। क्लियर है? तो ये पहली बार हम लोगों को पता लगा था ओजोन होल के बारे में। मतलब ओजोन होल का मतलब समझते हो? होल का मतलब ये नहीं होता ओजोन होल का मतलब कि ओजोन में एक बड़ा सा छेद हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओजोन लेयर पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? ओजोन लेयर जैसे मान लो इतना मोटा लेयर है, इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा। तो क्या होगा? सन का यूवी रे सीधा आर पार हो जाएगा। आर पार होगा तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और क्या हुआ? ओजोन लेयर धीरे धीरे गायब होने लगा, डिप्लीशन आने लगा ओजोन लेयर में। क्या हुआ वो समझते हैं हम लोग। क्लियर है? ये अब हम लोग समझते हैं। ये टाइम लमसम है 1950 के बाद का। समझ गए? 1950 के बाद। 1950 के बाद थोड़ा सा देश में स्टेबिलिटी आया था हर एक कंट्री में। फिर धीरे धीरे कंट्री सब अपना इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ। उसके बाद एक केमिकल का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं बोलो? CFC। मेनली कोई भी कंट्री आप देखोगे ना तो 1950 के बाद ही अपना इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1950 1960 इसी सब के लमसम। सब गुलाम था या कोई युद्ध में फंसा हुआ था, कोई कुछ समझ रहे हो ना? हज़ारों कहानी है, वो सब आप पढ़े होइएगा हिस्ट्री में। तो इस वजह से कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ही डेवलप हुआ, उसके बाद ही ये लफड़ा सब स्टार्ट हुआ। तो लगभग 1980 का दशक
ठीक है, 1980 का समय था। तो 1980 में क्या हुआ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, ओजोन का जो लेयर था ये डिप्लीट होने लगा। मतलब ये लेयर क्या होने लगा बोलो, पतला होने लगा। क्लियर है। अब क्यों हुआ वो समझते हैं। ठीक है, हर एक पॉल्यूशन से नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता था, सिंथेटिक केमिकल, जैसे हो गया CFC। कौन सा केमिकल बोलो, CFC, सिंथेटिक केमिकल, मतलब हम लोग खुद बनाते थे, जिसका नाम है CFC। याद रखना है CFC के बारे में। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है बोलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करने लगे, जो कि सिंथेटिक केमिकल था, और इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता था। कहाँ कहाँ पे होता था वो समझते हैं। फ्रीजर में होता था, रेफ्रिजरेंट में, एज अ कूलेंट, ठंडा करने में मदद करता था। ठीक है, कुछ जगहों पे AC में इसका इस्तेमाल होने लगता था। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता था। क्या चीज़ का बोलो, CFC का। अब इससे हुआ क्या वो समझते हैं अब हम लोग। इसको लिखो जल्दी से, नीचे का सब आ रहा है फ्रेम में। दिख रहा है सब सही से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्कर सही से काम करता है, लेकिन इंक इसका नकली दे देता है मार्केट में। हाँ, ये यहाँ तक आपको हम बता दिए कि CFC का यूज किया जाता था रेफ्रिजरेंट में, और भी बहुत सारा चीज़ में किया जाता था। फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता था। CFC के बारे में कुछ खास बात हम आपको बताते हैं। CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। ठीक है, सॉरी, स्टेबल मत, अनस्टेबल नहीं बोलो, स्टेबल बोलो। स्टेबल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, अनस्टेबल बोलना गलत है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल हम क्यों बोल देते हैं पता है, क्यों इसको स्टेबल बोलते हैं ये समझो, क्योंकि ये नेचर में खराब ही नहीं होता है। क्लियर है। अनस्टेबल बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो डू नॉट डिग्रेड इजिली। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी खराब नहीं होता है। क्लियर है। खराब जो नहीं होता है वो स्टेबल है। क्लियर है। अगर ये खराब हो जाता तो ये अनस्टेबल होता। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। उल्टा उल्टा मतलब, ठीक है, उल्टा मीनिंग निकलता है। क्लियर है। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसके वजह से ये खराब नहीं होता है, और ये ऊपर की तरफ नेचर में उड़ जाता है, मतलब राइज ऑफ हाई इन द एटमोस्फेयर। क्लियर है। मतलब CFC कहाँ चला जाएगा, राइज ऑफ हाई इन द एटमोस्फेयर। CFC यहाँ पे डाल दोगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब क्या होता है, UV रेडिएशन जो सन से आ रहा था, ये जब UV रेडिएशन CFC के ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर गिरेगा बोलो, CFC के ऊपर होगा, गिरेगा, तो ये CFC टूट के क्लोरीन एटम बना लेगा। क्या बना लेगा बोलो, क्लोरीन एटम बना लेगा। क्या बना लेगा, क्लोरीन एटम बना लेगा। क्लियर है, समझ गया ना। अब ये जो क्लोरीन होता है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसे बना पता लगा, CFC ऊपर उड़ के चला गया, क्योंकि ये खराब होता नहीं है, ऊपर उड़ के चला गया, UV रेडिएशन गिरा और ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है वो ध्यान से समझो। ये जो क्लोरीन एटम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वो जो ये क्लोरीन एटम ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करेगा।
और ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ चलता है, ये सब बाद में आपको पढ़ना है। O2 प्लस Cl O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या बना दिया बोलो? ऑक्सीजन बना दिया। मतलब ऊपर का जो ओजोन लेयर है वो पतला हो गया, ओजोन लेयर गायब हो गया और ऑक्सीजन बना दिया। अब एक बात बताओ, क्या सन का यूवी लाइट धरती पे पहुंच जाएगा? जरूर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया ना? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? अरे समझ गए? और भी इतना ही नहीं रुकता है, पता है क्या होता है? और क्या होता है आगे? छोड़ो, ये जो ClO2 है ये भी बाद में टूट जाता है। क्लियर है? ये जो ClO2 आप देख रहे हो, ClO2, ये ना ClO2 के साथ फिर से रिएक्शन कर देता है और कंपाउंड बना देता है Cl2O4। क्या बनाता है बोलो? Cl2O4 नहीं लिखो, कितना ऑक्सीजन, सॉरी इधर एक ही ऑक्सीजन डालो, कि इधर 3 है, बैलेंस हो गया। ClO3 गलत हो जाएगा। क्या बना दिया? ClO। क्या बना दिया बोलो? Cl2O2 बना दिया। क्या बना दिया? ये दोनों मिल के ClO मिल के क्या बना दिया बोलो? Cl2O2 बना दिया। अब ये क्या होता है वो समझो। अब जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, क्या पड़ता है बोलो? जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, किसके ऊपर? Cl2O2 के ऊपर। अब ये क्या होता है बोलो? अब ये Cl2 प्लस O2 फॉर्म में टूट जाएगा। क्या चीज़ फॉर्म में टूट जाएगा बोलो? Cl2 प्लस O2 फॉर्म में टूट जाएगा। अब देखो फिर से क्लोरीन बन गया। क्लियर है? क्या बना दिया? क्लोरीन बना दिया। क्लियर है? मतलब क्लोरीन बहुत ज़्यादा बनते जाएगा। समझ गया ना? क्लियर है? और ये क्लोरीन ऐसे भी नहीं लिखो, ऐसे लिख दो तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2Cl लिख दो, मतलब 2 क्लोरीन का एटम बन गया। अब एक बात बताओ, क्लोरीन तो सबसे पहले CFC बना रहा था, CFC टूट के क्लोरीन बना रहा था, और क्या हुआ? ये जो क्लोरीन है और ज़्यादा क्लोरीन बना दिया। देखो यहाँ पर भी क्लोरीन निकल गया, मतलब यहाँ क्लोरीन बन ही रहा था, यहाँ भी क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन का अमाउंट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा? ओजोन लेयर और ज़्यादा पतला होने लगेगा। क्लियर है? और यही हुआ, जिससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ ओजोन क्या होगा बोलो? डिक्रीजेज हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। तो इससे क्या होगा बोलो? अमाउंट ऑफ ओजोन डिक्रीजेज, मतलब ओजोन का जो अमाउंट है वो कम जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर है? इसी को ओजोन होल भी बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा सा छेद हो गया आर पार वाला, ऐसा नहीं है। क्लियर है? समझ गया ना? क्या है वो आपको समझ में आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर यूएनईपी फ्रीज कर लिया, जितना भी CFC था सबको फ्रीज कर लिया, मार्केट से गायब करवा दिया। दुनिया में पहली बार कुछ सफल हुआ था तो बस एक यही था CFC, जो कि यूएनईपी फ्रीज कर पाया था। समझ गया? नहीं तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अरंगा लग ही जाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनईपी क्या किया बोलो? CFC को फ्रीज कर लिया। फ्रीज कर लेना मतलब मार्केट से गायब करवा देना, लमसम 1986 के करीब। क्लियर है? समझ गया? क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गया होगा, CFC ये सब का क्या होता है रोल, सब बता दिए। क्लियर है? तो ओजोन से क्या होता है ये भी समझ लिए हम लोग। क्लियर है? समझ गए ना? और ओजोन लेयर टूट क्यों रहा है ये भी आपको पता लग गया होगा। समझ गए? ये बहुत ज़्यादा सफल रहा था, ओजोन होल पे हर एक कंट्री मिलजुल के काम किया था, उसके बाद ये CFC फ्रीज हो पाया। उसके बाद समझ रहे हो, ओजोन होल धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा, कुछ साइंटिस्ट का कहना है। समझ गया? क्या होगा वो तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन बहुत चांस है कि वो आने वाले कुछ सालों में रिकवर कर जाएगा। चलो अब हम लोग समझते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस।
अगला टॉपिक है, तो क्या है बोलो, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो कचरा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, वो टॉपिक पे आ जाते हैं। गार्बेज का मतलब सभी बच्चों को पता ही होगा, क्या होता है बोलो, हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घर का जो भी कूड़ा कचरा है वही है। सबसे पहले आप समझ लो क्या क्या तरीका है वेस्ट डिस्पोजल का, मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का क्या क्या तरीका है, तो बहुत सारा इसका तरीका है। वेस्ट डिस्पोजल मतलब समझते हो, गेट रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हटाना, गेट रीड ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हटाना। क्या क्या तरीका है एक एक करके समझ जाते हैं। अब इस वेस्ट को हटाने के लिए सबसे पहले गार्बेज को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो गार्बेज मैनेजमेंट करना पड़ेगा सही तरीके से, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गार्बेज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज। क्या होता है बोलो, मेथड ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज। अब इस तरीके से गार्बेज को डिस्पोज करना है कि हम लोगों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए। क्या हो बोलो, हम लोगों के ऊपर बहुत कम इफेक्ट है, लिस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन, या बोल दो इन्वायरमेंट, लिस्ट इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इस तरीके से हम लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। चलो अब क्या क्या तरीका है वो समझते हैं अब हम लोग, क्लियर। पहला तरीका हो गया रिसाइकलिंग। जो भी कचरा निकलता है उसका रिसाइकल करवा, मतलब फिर से यूज करो, मतलब प्रोसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म, नहीं तो ऐसे बोल दो, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। वेस्ट मटेरियल का प्रोसेसिंग करके नया प्रोडक्ट बना लेना। प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, लिखते जाओ ऊपर से, ठीक है, क्योंकि मैं रब कर दूंगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे टीन, कैन, पेपर, ग्लास, इस सब को। एग्जाम्पल क्या हो गया, टीन हो गया, कैन हो गया, पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ग्लास हो गया। तो इस सब को क्या कर सकते हो बोलो, रिसाइकल कर सकते हो, ठीक है। अगला है कंपोस्टिंग करना। कंपोस्टिंग करना मतलब होता है जमीन के अंदर कचरा को डाल देना, क्लियर है, क्लियर, समझ गए। तो ब्यूरिड इन ए पिट, ब्यूरिड इन ए पिट, गड्ढा खोदो उसमें डाल दो, ठीक है। डग इन टू ग्राउंड, ग्राउंड में गाड़ दो कचरा को, क्लियर है। ढकना जरूरी होता है ताकि बीमारी न फैले। एग्जाम्पल हो गया लेफ्ट फूड हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पील हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया लेफ्ट फूड। कंपोस्ट उसका तैयार हो जाता है, समझ गए। फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, सब्जी का छिलका, क्लियर है। चलो जल्दी नोट करो। आगे बढ़े। और भी तरीका है जैसे इंसिनरेशन, इंसिनरेशन ये क्या होता है बोलो, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे बर्न करो। एग्जाम्पल हो गया हॉस्पिटल वेस्ट, जो भी कचरा हॉस्पिटल से निकलता है
उसको इंसिनेटर में डाल के बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल का जो कचरा निकलता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लैंडफिल में हम लोग कचरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो गड्ढा है, जो भी ज़मीन खाली पड़ा है उसके अंदर आप कचरा फेंक सकते हो सॉलिड वेस्ट को। तो सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इनटू ए लो लाइंग एरिया। सॉलिड वेस्ट इज डंप्ड इन लो लाइंग एरिया, मतलब जो गड्ढा वाला ज़मीन है, नीचे वाला जो ज़मीन है, एंड कवर्ड विथ सॉइल। समझ गए? मिट्टी से ढकना बेहद ज़रूरी होता है। मिट्टी से नहीं ढकोगे तरह तरह का बीमारी फैलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब घर से जो पॉटी वाला पानी लेके जाता है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सीवेज लेके जाता है, नदी में गिरा देता है। अरे यही होता है भाई, या कहीं खाली जगह पड़ा वहाँ गिरा देता है। तो सीवेज के लिए क्या बना होना चाहिए बोलो? सीवेज के लिए होना चाहिए, सीवेज क्या होता है पता लग गया? वो पॉटी वाला जो पानी ले जाता है, इसके लिए बना होना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि बहुत कम जगह पर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं, नदी में जाके गिरा देता है। ये इसमें किया क्या जाता है वो समझो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर कर लिया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, फिल्टर कर लिया जाता है। वो जो पॉटी सब है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, और पॉटी क्या है बोलो? ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक है। क्लियर है? ऑर्गेनिक है, समझ गया ना? और इसको फिल्टर करके नीचे बैठने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अलाउ टू सेटल डाउन। ठीक है, समझ गया ना? जैसे मान लो पॉटी वाला पानी ले गया, उसको छोड़ दिया, नीचे में पानी, नीचे में जो भी कचरा है सब नीचे बैठ गया। उसके बाद पानी को धीरे धीरे करके क्या करेगा बोलो? निकाल लेगा। क्लियर है? और ये जो कचरा जो बैठ जाएगा, जो नीचे बैठा रहेगा, इसको सड़ने के लिए छोड़ देगा। क्लियर है? बड़े से टैंक में ले जाके डिकम्पोज इन ए लार्ज टैंक, बड़े से टैंक में ले जाके इस ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब ये जो कचरा है, इसको छोड़ देगा सड़ने के लिए। अब सड़ेगा तो इससे गैस निकलेगा। क्लियर है? क्लियर है? बायोगैस निकलेगा। समझ गया ना? और ये जो टैंक में जो हम पानी भेजे रहेंगे, मतलब ये जो वाटर है, ये जो पानी रहेगा, क्लियर है, पानी रहेगा, हम लोग टैंक से उसको निकाल देंगे। क्लियर है? और इसको साफ़ कर देंगे, फिल्टर कर देंगे और इसको रिलीज कर देंगे, फिल्टर करके रिलीज कर देंगे फिर से नदी में। कैसे किया जाता है पता लगा? सबसे पहले पॉटी वाला पानी ले जाएगा, इसका प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको आगे पढ़ना है 12th में, उतना ज़्यादा हम डिटेल में फिगर के थ्रू नहीं बताएंगे। पॉटी वाला पानी ले जाएगा मशीन में, अपना पूरा टैंक में डालेगा, पानी अलग करेगा, जो भी सॉलिड चीज़ है, समझ गया ना, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है उसको सेटल करने के लिए छोड़ देगा और उसको सड़ा देगा। सड़ाने के बाद बायोगैस निकलेगा और पानी को फिल्टर करके फिर से नदी में डाल देगा। क्लियर है? यही होता है हर जगह, और वही नदी वाला पानी फिर आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। अब ये नहीं बोलना पॉटी वाला पानी दिया जाता है क्या, इसका जवाब है हाँ। समझ गया ना? वही पानी छाना हुआ दिया जाता है। अगर डायरेक्ट दे दिया जाएगा तो क्या होगा बोलो? कोई आदमी नहीं लेगा, तो उसको पहले नदी में डाल दिया जाता है, फिर वही नदी वाला पानी दे देगा, हालांकि फिल्टर किया हुआ रहता है। समझ गया ना? अरे समझ रहे हो ना? क्लियर है? कान ऐसे ना पकड़ के कान ऐसे पकड़ता है, लेकिन काम वही है। क्लियर है? चलो अब क्या होगा बोलो? ये जो कचरा सब अभी आप देख रहे हो, इससे क्या होगा? बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। ये बात तो अभी हम आपको बता ही दिए हैं। तो बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा बता दिए। सीवेज को डिकम्पोज करेगा तब हो जाएगा। सीवेज को क्या करेंगे हम लोग बोलो? सड़ा देंगे, डिकम्पोज करेंगे। कैसे? एनएरोबिकली। एनएरोबिकली का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। क्लियर है? बिना ऑक्सीजन के इसको सड़ा देंगे, जिससे क्या होगा? बायोगैस निकलेगा और इवन खाद भी निकलेगा। तो यील्ड क्या होगा बोलो? बायोगैस एंड मैन्योर।
आगे बढ़े अब हम लोग, बोलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन ट्रेन। इसका स्टोरी ध्यान से सुनना। चलो हाँ, ध्यान से सुनते जाना। यूज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स इन ट्रेन। देखो पहले के समय में ट्रेन वगैरह में या अभी के भी समय में क्या चीज़ में दिया जाता है चाय, बोलो क्या चीज़ में दिया जाता है? शीशा के गिलास में। अभी भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, हालांकि मैक्सिमम जगह पे अब नहीं दिया जाता है। और पहले के समय में हर जगह पर शीशा के गिलास में दिया जाता था, इवन ट्रेन में भी दिया जाता था। अब एक बात बताओ, शीशा के गिलास को सही से कोई साफ़ करता नहीं है, कोई नहीं करता है, मैक्सिमम आदमी नहीं करता है, इक्का दुक्का मिलेगा जो कि साफ़ करता है सही ढंग से। अब शीशा के गिलास में चाय दे देता है, 5 रुपया का चाय, उसमें क्या साफ़ करेगा भाई, कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि अब 10 रुपया हो गया उसका, भी कुछ दिन में और बढ़ जाएगा। तो वो जो चाय जो शीशा के गिलास में देता था वो प्रॉपर तरीक़े से साफ़ नहीं हो पाता था, तो हाइजीन मेंटेन हो नहीं पाता था, जिसके वजह से ऐसा हुआ कि लाया गया प्लास्टिक का कप। अब प्लास्टिक का कप से ये होगा कि हर आदमी तो चाय पीता है भाई, इतना ज़्यादा इंडिया में ट्रेन चलता है, इतना ज़्यादा ट्रेन है, समझ रहे हो, हर आदमी प्लास्टिक में चाय पी के फेंक देगा, फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा फेंकते जाएगा। अब इससे ये हुआ कि पूरा ट्रेन का पटरी प्लास्टिक कप से भर गया। और प्लास्टिक कप का सबसे बड़ा खराबी हो कि सरता ही नहीं है, तो उसका भी यूज पर पाबंदी लगा दिया गया। अब आया कुल्हड़ वाला, कुल्हड़ समझते हो ना, मिट्टी का बना हुआ कप, समझ गए। अब मिट्टी का कप बनाने के लिए टॉप सॉइल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉप सॉइल मतलब जो मिट्टी का जो फर्टाइल सॉइल होता है जो ऊपर में रहता है। अब एक बात बताओ, फर्टाइल सॉइल लेके कप बनाया जाएगा, ये भी बेवकूफ़ी ही है। तो इसको हटा के पेपर का कप लाया गया, जिसको अगर आप चाय पी के फेंक दोगे खिड़की से तो अपने आप सड़ जाएगा। मतलब ये बेटर ऑप्शन है, यही आपके बुक में लिखा हुआ है। चलिए इसी चीज़ को अब हम लोग लिख देते हैं। तो ट्रेन में जो टी दिया जाता था, ये किस ग्लास में दिया जाता था बोलो? रीयूजेबल ग्लास में, क्लियर है, मतलब शीशा वाले ग्लास में दे दिया जाता था। रीयूजेबल बस हम सीधे डालते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा इश्यू था। क्या चीज़ का इश्यू था बोलो? हाइजीन का इश्यू था। तो इसके जगह पे क्या आया बोलो? डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप आया, ठीक है। मतलब कौन सा कप आया? प्लास्टिक कप आया। यहां पर जब ये कप इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो कप होता है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है बोलो? नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये कप कैसा है बोलो? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये अपने आप सड़ नहीं सकता, क्लियर है। इसको सड़ने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, क्लियर है। तो इसको डिस्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, क्लियर है। अपने आप से प्लास्टिक को डिस्पोज होने में लाखों साल लगता है, मतलब ये आसानी से डिस्पोज नहीं होगा, क्लियर है। हालांकि इतना ज़्यादा भी प्लास्टिक वाला कप नहीं होता है स्ट्रॉन्ग कि मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, लेकिन ऐसे बोल दो कि मिलियंस के संख्या में प्लास्टिक कप आ गया, क्लियर है। इतना मिलियंस नहीं लगेगा, जल्दी ही हो जाता है। हालांकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है, क्लियर है। उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है ये कप कि मिलियंस ऑफ ईयर लगा देगा, लेकिन प्लास्टिक पन्नी ये सब लगा देता है, क्लियर है। तो ऐसे मान लो कि मिलियंस के संख्या में, ऐसे ही बुक में मिलियंस ऑफ प्लास्टिक कप यूज किया है, ठीक है। मिलियंस के संख्या में कप सब फेंकने लगा, तो अब इजीली ये डिस्पोज नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ये इजीली खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए रेलवे क्या बोला कि यूज करो कुल्हड़ का। रेलवे क्या बोला बोलो? इंडियन रेलवे क्या बोला? यूज करो कुल्हड़ का करो। कुल्हड़ क्ले सॉइल का बना होता है। किस सॉइल का बना होता है बोलो? क्ले से मेनली बनता है। और क्ले कहाँ पे आया जाता है? मेनली टॉप सॉइल पे जो रहता है वही है, जिसके कारण क्या हुआ? लॉस होने लगा, किसका? ऊपर वाले मिट्टी का, लॉस ऑफ टॉप सॉइल, जो कि एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। ये अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अच्छा में क्या हो गया बोलो? हत्या ही हो गया, क्लियर है। तो क्या हो गया बोलो? अच्छाई में गड़बड़ी हो गया। आपको पता होगा टॉप सॉइल कैसा होता है बोलो?
फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है टॉप सॉइल। तो अब क्या हो गया बोलो, गड़बड़ी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया बोलो, इसका सॉल्यूशन आया डिस्पोजेबल पेपर कप्स। यहां पर ध्यान से देखो, प्लास्टिक है इधर, यहां पे है पेपर, तो पेपर का कप आने लगा। जो पेपर का कप होता है ये होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब माइक्रोब्स उसको सड़ा दे सकता है। तो ये कैसा है बोलो, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो प्लास्टिक कप के जगह पर क्या आ गया, डिस्पोजेबल। यहां से हटा दो, डिस्पोजेबल लिखना सही नहीं है, सीधे लिखो प्लास्टिक कप। क्लियर है? तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, मैं रब कर देता हूं, नहीं तो बोर्ड पे रह ही जाता है। तो बोर्ड साफ करने में उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छे से नोट्स बनाइए, जो जो हम आपको पढ़ाते हैं पढ़ते जाइए, नहीं पढ़ोगे दिक्कत होगा बाद में। बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आ गया, बहुत सारा चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, बहुत कम ही चैप्टर अब बचा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।